दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही बड़ी होगी। तो जिद करिए, आगे बढ़िए और याद रखिए, हमारे आलस्य की सज़ा सिर्फ हमारी असफलता नहीं, दूसरों की सफलता भी है। तो इसी के साथ आज हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं और आज का टॉपिक है मध्य प्रदेश की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये आपको मध्य प्रदेश का मैप दिख रहा है। मध्य प्रदेश की जलवायु इसमें दी हुई है। आपको पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश की जलवायु को मुख्यतः 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। ये मध्य प्रदेश के 4 जलवायु क्षेत्र यहाँ पर मैप में आपको दिए हुए हैं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, थोड़ा सा समझने वाला है, इसको समझिएगा। हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। मध्य प्रदेश में जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे एमपीपीएससी हो, पटवारी हो, रेलवे, इसके अलावा एसएससी हो, जीडी, वन रक्षक हो, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो मध्य प्रदेश के जलवायु क्षेत्र अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये देखें आप, ये 4 जलवायु क्षेत्र यहाँ पर दिए हुए हैं, जिसमें से एक जो जलवायु क्षेत्र है, उत्तर का मैदान, दूसरा है मालवा का पठार, तीसरा है नर्मदा घाटी क्षेत्र और चौथा है विंध्यन सतपुड़ा क्षेत्र। तो ये इधर आप देखें, उत्तर का मैदानी क्षेत्र, ये पूरा का पूरा ये जो ग्वालियर भिंड मुरैना वाला जो क्षेत्र है, ये उत्तर का मैदानी क्षेत्र है। इसके अलावा आप देखेंगे, उसके बाद दूसरा जो क्षेत्र है ये है मालवा का पठार। ये पूरा का पूरा पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा का पठार। मालवा के पठार के दक्षिण में नर्मदा घाटी, तो नर्मदा घाटी क्षेत्र ये पूरा का पूरा, जिसमें सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र भी आ जाता है। और दोस्तों, चौथा क्षेत्र है ये विंध्यन पर्वतीय क्षेत्र। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो 4 क्षेत्र हैं, 4 क्षेत्रों में बांटा जाता है मध्य प्रदेश की जलवायु को। पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं, जलवायु क्या होती है। किसी भी स्थान की दीर्घकालिक मौसमी दशाओं को हम जलवायु कहते हैं, और किसी भी स्थान की जलवायु के निर्धारण में लगभग 35 वर्ष की मौसमी दशाओं को लिया जाता है। जलवायु को निर्धारित करने वाले 2 महत्वपूर्ण कारक होते हैं, एक होता है वर्षा और दूसरा होता है तापमान। तो सबसे इंपॉर्टेंट है वर्षा। वर्षा के आधार पर ही किसी भी स्थान की जलवायु को निर्धारित किया जाता है। और दूसरे नंबर पे टेम्परेचर, तापमान। इसके अलावा दूसरे कारक भी जलवायु के निर्धारण में मायने रखते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है वर्षा और तापमान। चलिए दोस्तों, यहाँ पर स्क्रीन में आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर जलवायु की डेफिनेशन दी हुई है, जलवायु का अर्थ यहाँ पर बताया गया है। तो जलवायु का अर्थ है क्या, तो देखते हैं हम। जलवायु का अर्थ किसी भी स्थान की दीर्घकालिक मौसमी दशा, जैसे भी मैंने आपसे बोला, किसी भी स्थान की दीर्घकालिक मौसमी दशाओं को हम जलवायु कहते हैं। जलवायु के निर्धारण में एक तो वर्षा और दूसरा होता है तापमान, रेनफॉल एंड टेम्परेचर, दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्योंकि किसी भी स्थान में वहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा, जलवायु कैसी होगी, ये वर्षा और तापमान निर्धारित करती हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं बताता हूँ, जैसे राजस्थान में मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। आपको पता होगा, राजस्थान में मरुस्थलीय जलवायु का पाया जाना, राजस्थान राजस्थान में मरुस्थलीय जलवायु का होना, ये किसने निर्धारण किया, वर्षा ने या तापमान ने। तो आपको पता होना चाहिए वर्षा, क्योंकि राजस्थान में वर्षा नहीं होती। वर्षा नहीं होने की वजह से वहाँ पर वनस्पतियाँ नहीं हैं, वहाँ की मिट्टी में आर्द्रता नहीं है। जब वनस्पति नहीं है, आर्द्रता नहीं है, तो जल का वाष्पीकरण भी नहीं होगा, और जब जल का वाष्पीकरण नहीं होगा तो आपको पता होना चाहिए, जल का वाष्पीकरण न होने की वजह से बादलों का निर्माण भी नहीं होगा। और जब बादल नहीं होंगे तो दिन के समय ये होगा, जो सूर्य से आने वाली किरणें हैं वो डायरेक्ट धरातल पर आएंगी, उनको रोकने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए दिन के समय मरुस्थलीय क्षेत्र में तापमान बहुत ज़्यादा होता है, जबकि ठीक रात के समय बादल ना होने की वजह से जो पार्थिव विकिरण से जो हीट, जो उष्मा जनरेट हुई, वो जो उष्मा है सीधे अंतरिक्ष में चले जाती है, क्योंकि उसको रोकने वाले बादल नहीं होते। तो रात का तापमान बहुत तेज़ी से नीचे गिर जाता है। तो दिन और रात के तापमान में बहुत ज़्यादा अंतर आपको देखने को मिलेगा मरुस्थलीय क्षेत्रों में।
तो ऐसा क्यों हुआ? वर्षा न होने की वजह से हुआ। राजस्थान में आपको जो बालू दिखते हैं, रेत जो दिखती हैं, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, रेत की बारिश नहीं होती है। रेत कोई आसमान से नहीं गिरती, बल्कि ये जो जहाँ आपको दिखाई दे रही है उसका निर्माण वहीं पर होता है, ये बालू वहीं बने हैं। क्योंकि दिन के समय बादल ना होने से जब सूर्य की किरणें डायरेक्ट धरातल पर आती हैं, धरातल पर पड़ती हैं, तो उसकी वजह से जो चट्टानें होती हैं, चट्टानें चूंकि खनिजों से मिलकर के बनती हैं और हर खनिज के फैलने और सिकुड़ने की दर अलग अलग होती है, इसलिए चट्टानें दिन के समय तेजी से फैलती हैं। रात को तापमान कम होने से चट्टानें सिकुड़ती हैं, दिन में फैलती हैं, रात को सिकुड़ती हैं, और जब लगातार ये क्रिया चलती है तो चट्टानें बड़े बड़े खंडों में टूट जाती हैं, जिसको हम खंड विखंडन कहते हैं। छोटे छोटे कणों में विभाजित हो जाती हैं, टूट जाती हैं, जिसको हम कणिकामय विखंडन कहते हैं। और इस तरीके से चट्टानों का अपक्षय हो जाता है। अपक्षय अपक्षय मतलब चट्टानें टूट फूट जाती हैं, जिससे चट्टानों के टूटने फूटने से ही बालू का निर्माण होता है। तो इतनी विशाल मात्रा में मरुस्थलीय क्षेत्र में जो आपको बालू देखने को मिल रही है, बालू का निर्माण अधिक तापमान की वजह से हुआ। तो आज राजस्थान में जो मरुस्थलीय जलवायु है उसका सबसे बड़ा कारण है वर्षा, और दूसरा कारण है तापमान। तो मुझे लगता है आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर हम मध्य प्रदेश को देखें तो मध्य प्रदेश जो है ग्लोब में, ये मैं ग्लोब बना रहा हूँ, बीच से जाती है इक्वेटर, और इक्वेटर दोनों ही गोलार्ध को दो भागों में डिवाइड कर देती है, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर। तो भारत जो है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, यहाँ पर है भारत, और भारत के अंदर ही है हमारा मध्य प्रदेश। तो ये 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है, आपको पता होना चाहिए। इसमें एक्चुअली में बन नहीं रहा है, अच्छे से लिखते तो आप समझ जाइएगा। 23.5 डिग्री ये अक्षांश रेखा है, जिसको हम 23.5 डिग्री है, जिसको हम कर्क रेखा बोलते हैं। और 23.5 डिग्री दक्षिणी जो अक्षांश, दक्षिणी गोलार्ध में जो अक्षांश रेखा होती है, इसको हम मकर रेखा कहते हैं। कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी इसे कहा जाता है। तो कर्क रेखा हमारे भारत और मध्य प्रदेश से होकर के जाती है। तो कर्क और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है, कर्क और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है, इसको हम उष्ण कटिबंध कहते हैं। तो ये पूरा का पूरा उष्ण कटिबंध है, इसलिए बोल दिया हमने उष्ण कटिबंध। तो भारत में भी उष्ण कटिबंधीय जलवायु और हमारे मध्य प्रदेश में भी उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा मानसून, तो मानसून इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ 6 महीने पौने ठीक एक दिशा में और ठीक 6 महीने पौने उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं। 6 महीने दक्षिण पश्चिम से और 6 महीने उत्तर पूर्व से पौने चलती हैं। तो आपको 6 माह पौनों में मौसमी परिवर्तन देखने को मिलता है, इसी आधार पर इसको मानसून कहा गया। मौसम के अनुसार होने वाला पौनों में उत्क्रमण ही मानसून कहलाता है। तो भारत में, भारत के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, मध्य प्रदेश में महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। दोस्तों महाद्वीपीय इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश, आपको पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश की सीमा किसी भी ओशियन से नहीं लगती, समुद्र से नहीं लगती, ना तो अरब सागर से, ना ही बंगाल की खाड़ी से। मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य हम लोगों ने देखे थे। तो जो राज्य, जो क्षेत्र समुद्र से जितनी ज़्यादा दूरी पर होगा, वहाँ महाद्वीपीयता का प्रभाव उतना ज़्यादा होगा, मतलब वो गर्मी में उतना गर्म होगा और ठंड में उतना ही ठंडा होगा। तो विषम जलवायु महाद्वीपीय जलवायु की विशेषता होती है। तो याद रखें, हमारे यहाँ महासागरीय नहीं बल्कि महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी भी स्थान की जलवायु के निर्धारण में उस स्थान की अक्षांशीय स्थिति का योगदान होता है। तो दोस्तों जैसा भी मैंने आपको बताया, भारत के साथ साथ मध्य प्रदेश की जो स्थिति है वो कर्क रेखा पर है, उत्तरी गोलार्ध में। और मैंने आपको बोला कर्क से मकर रेखा के बीच का जो पूरा का पूरा क्षेत्र होता है, इसको हम उष्ण कटिबंध कहते हैं, क्योंकि अक्षांश रेखाएं जो हैं पृथ्वी को कई जलवायु कटिबंध में विभाजित करती हैं। तो अक्षांशीय स्थिति के आधार पर ही किसी भी स्थान की जलवायु का निर्धारण होता है। तो अक्षांशीय स्थिति भी वर्षा और तापमान के साथ साथ जलवायु के निर्धारण में योगदान देती है। दक्षिण मध्य प्रदेश से उत्तर की ओर जाने पर तापांतर बढ़ता जाता है। जैसे जैसे दोस्तों हम दक्षिणी मध्य प्रदेश से उत्तर की ओर जाते हैं, जैसे मैप में आप देख रहे होंगे, जैसे जैसे आप दक्षिण मध्य प्रदेश से उत्तर की ओर जाएंगे तो तापांतर जो है वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि दक्षिणी मध्य प्रदेश विषुवत रेखा के इक्वेटर के काफ़ी निकट है
और इक्वेटर के निकट होने की वजह से यहाँ पर सूर्य की किरणें लगभग सीधी पड़ेंगी, उतनी तिरछी नहीं पड़ेंगी, जबकि उत्तर भारत में, उत्तर मध्य प्रदेश में सूर्य की किरणें ज़्यादा तिरछी पड़ेंगी। इस वजह से दक्षिण मध्य प्रदेश से जैसे जैसे आप उत्तर की ओर जाओगे वैसे वैसे तापांतर कम होता जाएगा। ये क्वेश्चन लास्ट टाइम एमपीपीएससी ने प्रीलिम्स में पूछा भी था, तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है मध्य प्रदेश के पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर और उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा भी बढ़ती जाती है। तो दोस्तों पश्चिमी मध्य प्रदेश से जब हम उत्तर की ओर जाते हैं, पश्चिमी मध्य प्रदेश से जब हम पूर्व की ओर जाते हैं तो वर्षा की मात्रा बढ़ती जाती है, और उत्तर से दक्षिण की ओर आने पर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो मैप में, क्योंकि जो दक्षिण पश्चिम मानसून होता है, दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों से हमारे यहाँ बारिश होती है, तो वो यहाँ दक्षिणी भारत में ज़्यादा बारिश कराती है। जैसे जैसे दक्षिण से उत्तर की ओर जाते जाते हैं वैसे वैसे आर्द्रता की मात्रा कम होती जाती है, और आर्द्रता की मात्रा कम होने के साथ साथ वर्षा की मात्रा भी कम होती जाती है। ये इसका कारण है। नेक्स्ट पॉइंट है मध्य प्रदेश में कर्क रेखा के मध्य से गुजरने के कारण मध्य प्रदेश में तापमान अधिक होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया, कर्क और मकर रेखा वाले क्षेत्र के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे हम उष्ण कटिबंध कहते हैं। यहाँ सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने के कारण यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इसलिए हम बोल देते हैं कि मध्य प्रदेश में कैसी जलवायु है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। उष्ण मतलब हॉट क्लाइमेट है, टेम्परेचर यहाँ ज़्यादा होता है। दोस्तों मध्य प्रदेश की जलवायु को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। जलवायु क्षेत्र यहाँ पर बताए गए हैं। उत्तर का मैदानी क्षेत्र, जैसे मैंने भी आपको बताया, यहाँ पर विषम जलवायु पाई जाती है। तो देखें, अभी इसको हम मैप में भी समझ लेंगे। देखिए इधर उत्तर का मैदानी क्षेत्र, कैसी जलवायु यहाँ पर, विषम जलवायु। विषम जलवायु का मतलब होता है दोस्तों कि ठंड में साधारण ठंड पड़ती है और गर्मी में भी साधारण, विषम जलवायु का मतलब होता है ठंड में ज़्यादा ठंड पड़ेगी और गर्मी में ज़्यादा गर्मी होगी, ठीक है ना। तो ग्रीष्म ऋतु में देखो, उत्तर के मैदानी क्षेत्र में अधिक गर्म होगा, जबकि शीत ऋतु में अधिक ठंड होगी। उसका रीज़न क्या है विषम जलवायु का? तो उसका रीज़न ये है कि ये समुद्र से काफ़ी ज़्यादा दूरी पर है। समुद्र से जो स्थान जितना ज़्यादा दूर होगा वहाँ पर महाद्वीपीय जलवायु पाई जाएगी, और जो महाद्वीपीय जलवायु होती है वो विषम जलवायु होती है, जिसमें गर्मी में खूब गर्मी पड़ती है और ठंड में ज़्यादा अधिक ठंड पड़ती है। तो उत्तर का जो मैदानी क्षेत्र है, इसमें अगर आप देखें, ये देखिए ये मैप में उत्तर का मैदानी क्षेत्र, तो इसमें जो मध्य भारत का जो पठार है ये भी आ जाएगा। मध्य भारत के पठार में भिंड, मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर, शिवपुरी, ये सारी जिले आ जाएंगे। इसके अलावा जो बुंदेलखंड रीजन है दोस्तों, जिसमें दतिया, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, ये जिले भी आ जाएंगे, और रीवा, पन्ना का पठार का कुछ हिस्सा भी आ जाता है। तो उत्तर के मैदानी क्षेत्र की जो जलवायु है, इसमें 3 क्षेत्र आते हैं: मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार और रीवा, पन्ना का पठार। और ये तीनों ही क्षेत्रों में दोस्तों विषम जलवायु आपको देखने को मिलेगी। तो ये थी पहला जलवायु प्रदेश, जिसको हमने बोला उत्तर का मैदानी क्षेत्र। दूसरा जलवायु प्रदेश है जिसको हम बोलते हैं मालवा का पठार, या मालवा के पठार की जलवायु। दोस्तों यहाँ पर सम जलवायु पाई जाएगी। सम इसलिए क्योंकि मालवा का पठार अरब सागर से सबसे निकटतम स्थित है, और जहाँ सम जलवायु पाई जाती है वहाँ ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्मी होती है, जबकि शीत ऋतु में आपको साधारण ठंड देखने को मिलेगी। आपको पता होना चाहिए, एक चीनी यात्री था फायान, जो 5वीं शताब्दी में भारत आया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल में, गुप्त काल में ये आया था, जिसने, और ये अवंती भी आया था, जिसने मालवा की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा था। और उसका रीज़न है दोस्तों, ये आप देखेंगे जो मालवा का पठार है ना, ये अरब सागर के सबसे निकट है, और अरब सागर के सबसे निकट होने की वजह से यहाँ पर समुद्र का समकारी प्रभाव पड़ता है। और आपको पता होना चाहिए, समुद्र जो है देर से गर्म और देर से ठंडा होता है, इसलिए समुद्र के समकारी प्रभाव होने से उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में भी सम जलवायु आपको देखने को मिलेगी। जैसे आप साउथ इंडिया में जाएंगे, साउथ में आप समुद्र तटीय जो क्षेत्र हैं या कहीं भी आप चले जाएं समुद्र तटीय क्षेत्र में, आपको ठंड में आप शीत ऋतु का अनुभव नहीं कर पाएंगे। आपको कड़ाके की जब ठंड होती है जनवरी में, तो आपको स्वेटर या जैकेट पहनने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर अपेक्षाकृत अधिक बना हुआ होता है। जबकि समुद्र से ज़्यादा दूरी पर, जैसे भोपाल चले जाइए आप, ग्वालियर चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, यहाँ पर ठंड आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि समुद्र से बहुत अधिक दूरी पर स्थित है। तीसरा जलवायु प्रदेश है विंध्यन पर्वतीय क्षेत्र। विंध्यन का पूरा जो पर्वतीय क्षेत्र है दोस्तों, ये है। यहाँ पर चूंकि विंध्यन का जो पर्वतीय क्षेत्र है वो ज़्यादा ऊंचाई पर है, अधिक ऊंचाई पर है, इसलिए ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर साधारण गर्मी पड़ती है, ज़्यादा गर्म नहीं होता। अधिक ऊंचाई पर होने की वजह से ठंडा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम
धरातल से, क्षोभ मंडल से ऊपर जाते हैं तो 32 मीटर जाने पर क्षोभ मंडल में जब हम जाते हैं या धरातल से ऊपर जाते हैं तो ऊपर जाने पर 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान कम होता है। 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है। जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते जाएंगे वैसे वैसे तापमान कम होता जाएगा। इसलिए जो हिल स्टेशन होते हैं, पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, वहां पर टेम्परेचर कम होता है। तो ये पूरा का पूरा पर्वतीय क्षेत्र है, इसलिए गर्मी में साधारण गर्म होता है, जबकि ठंड पर्वतीय क्षेत्र है तो ऊंचाई में जाने से टेम्परेचर कम होगा तो ठंड में वैसी ठंड ज़्यादा रहती है, इसलिए ठंड यहाँ पर बढ़ जाती है। तो यहाँ पर याद रखना, उत्तर के मैदानी क्षेत्र में हमने देखा था विषम जलवायु, मालवा में देखा था सम जलवायु, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा याद रखें, विंध्यन पर्वतीय क्षेत्र में गर्मी में साधारण गर्मी होगी, ज़्यादा गर्मी नहीं होगी, जबकि ठंड अधिक पड़ेगी। चौथा क्षेत्र है दोस्तों नर्मदा घाटी क्षेत्र। मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश के प्राकृतिक प्रदेश का जो लेक्चर जो नर्मदा घाटी क्षेत्र है ये आपको पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश का सबसे निचला क्षेत्र है और मध्य प्रदेश का सबसे निचला क्षेत्र होने के कारण यहाँ गर्मी ज़्यादा होती है। तो गर्मी में बहुत अधिक गर्मी पड़ेगी, ऐसे आप याद रख लीजिए। इसको याद रखने का तरीका एक और बता देता हूँ मैं आपको, क्योंकि जब आप बेसमेंट में जाते हैं, आप गहराई में जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है। तो ये चूंकि सबसे निचला क्षेत्र है, नर्मदा घाटी क्रेटेशियस काल में नर्मदा भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ था और ये क्षेत्र नीचे धंस गया था, जिसकी वजह से ये जो नर्मदा नदी है ये पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है और पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। तो पूरा का पूरा सतपुड़ा क्षेत्र, निमाड़ क्षेत्र, ये जो है नर्मदा घाटी वाली जलवायु में शामिल किया जाता है, जहाँ गर्मी में खूब गर्मी होती है, जबकि शीत ऋतु में यहाँ पर साधारण ठंड पड़ती है। तो क्योंकि शीत ऋतु में भी टेम्परेचर अपेक्षाकृत ठीक ठाक रहता है, इसलिए साधारण ठंड आपको देखने को मिलेगी। तो ये थे दोस्तों मध्य प्रदेश के 4 जलवायु क्षेत्र। पहला उत्तर का मैदानी क्षेत्र, दूसरा मालवा का पठार, तीसरा विंध्यन पर्वतीय क्षेत्र और चौथा नर्मदा घाटी क्षेत्र। जलवायु के साथ साथ हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की ऋतुओं की। तो मध्य प्रदेश की ऋतुएं, मध्य प्रदेश को मुख्यतः 3 ऋतुओं में विभाजित किया जाता है। 4-4 मंथ की यहाँ पर 3 ऋतुएं होती हैं। इसमें सबसे पहली ऋतु है ग्रीष्म ऋतु। क्या होता है ग्रीष्म ऋतु में, इस पर हम बात कर लेते हैं। 21 मार्च के बाद सूर्य विषुवत रेखा से उत्तरी गोलार्ध की ओर खिसकने लगता है। तो 21 मार्च के बाद क्या होता है, सूर्य का उत्तरायण होने लगता है। आपको उत्तरायण और दक्षिणायन पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी इसकी चर्चा आप लोगों से कर देता हूँ। देखिए ये ग्लोब है, ये बीच में इक्वेटर है, विषुवत रेखा है 0 डिग्री इक्वेटर, इसको हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। ये दोस्तों कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है। 23.5 डिग्री अक्षांश उत्तरी गोलार्ध पर कर्क रेखा मिलेगी। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में मकर रेखा मिलेगी, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। और देखें दोस्तों यहाँ पर है सन, सूर्य। तो सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं, कर्क और मकर रेखा पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। तो क्या होता है कि आप याद रखें 21 मार्च और 23 सितंबर वो स्थिति होती है जब सूर्य विषुवत रेखा पर सीधे पड़ता है। लेकिन 21 मार्च के बाद सूर्य जो है उत्तरी गोलार्ध में शिफ्ट होने लगता है, उत्तरी गोलार्ध में आने लगता है। और ये कहाँ जाता है, ये यहाँ जाता है, मतलब बिल्कुल कर्क रेखा के सामने आ जाता है। ये मार्च के बाद जून जुलाई, जुलाई बोल रहा हूँ मैं, जून में। और 21 जून को जो सूर्य है वो बिल्कुल कर्क रेखा पर सीधा पड़ने लगता है। तो 21 मार्च के बाद सूर्य जो है धीरे धीरे उत्तरायण होने लगता है। इसलिए आप देखेंगे कि उत्तर भारत में टेम्परेचर भी बढ़ने लगता है। और भारत जो है वो कहाँ पर है, तो हमारा जो भारत है वो यहाँ पर है भाई, ये भारत है, ये भारत है, ठीक है। तो विषुवत रेखा के ऊपर है। तो 21 मार्च के बाद क्या हुआ, 21 मार्च में सूर्य यहाँ था, विषुवत रेखा के सामने था। 21 मार्च के बाद सूर्य जो है धीरे 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 उत्तरायण होने लगा। और धीरे धीरे उत्तरायण होने लगा तो सूर्य कहाँ पहुंच गया, ये पहुंच गया कर्क रेखा पर। और कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ने लगी। मतलब 21 मार्च के बाद 21 जून तक हमारे यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने लगता है। और हमारे यहाँ जो ऋतु आ जाती है वो आ जाती है ग्रीष्म ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको, क्योंकि सूर्य का उत्तरायण होने लगा। और सूर्य का उत्तरायण होने से सूर्य जो है धीरे धीरे विषुवत रेखा से उत्तरी गोलार्ध की ओर शिफ्ट करने लगा। और 21 जून को ये सीधे कर्क रेखा पर सीधा पड़ता है। इस वजह से आपने देखा होगा कि 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इसलिए सूर्य
की किरणों को कम कम दूरी तय करनी पड़ती है, इसलिए ये जो दिन होता है ये 21 जून का भारत का सबसे बड़ा दिन होता है और मध्य प्रदेश का भी ये सबसे बड़ा दिन होता है। तो 21 मार्च के बाद सूर्य विषुवत रेखा से उत्तरी गोलार्ध की ओर खिसकने लगता है, जिससे भारत में सूर्य की किरणें सीधी पड़ने से ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। तो दोस्तों ग्रीष्म ऋतु कैसे आई ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून तक होती है। तो मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून, क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी पड़ने लगी। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु को यूनाला कहा जाता है। दोस्तों याद रखना फैक्ट, यूनाला ग्रीष्म ऋतु को हम कहते हैं। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक तापमान 2008 खजुराहो में 49.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। तो मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया गया था वो खजुराहो में रिकॉर्ड किया गया है। याद रखिएगा 49.2 डिग्री सेल्सियस, जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, झुलसा देने वाला टेम्परेचर है ये। तो एक बार रिकॉर्ड किया गया। तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर खजुराहो में रिकॉर्ड किया गया। खजुराहो आपको पता होना चाहिए छतरपुर जिले में है। और खजुराहो में चंदेल शासकों ने विशाल मंदिरों का निर्माण करवाया था, इसलिए इसे मध्य प्रदेश में शिल्पकला का तीर्थ भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस ऋतु में वार्षिक औसत तापमान 33 डिग्री सेल्सियस होता है। वार्षिक औसत तापमान मतलब जो ग्रीष्म ऋतु का जो औसत तापमान है वो 33 डिग्री सेल्सियस है। सॉरी, वर्ष का जो तापमान है एक वर्ष का 33 डिग्री सेल्सियस है, जबकि गर्मी का जो औसत तापमान होता है दोस्तों वो 42 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ग्रीष्म ऋतु में जो 4 महीने का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 42 डिग्री सेल्सियस है। दोनों ही तथ्य याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान मई के माह में होता है। तो याद रखना मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर मई माह में होता है, जबकि न्यूनतम तापमान जनवरी के माह में होता है। तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जून में नहीं होता दोस्तों, क्योंकि जून में आपने देखा होगा मानसून आ जाता है। 1 जून को केरल में आ जाता है, 15 जून तक मध्य प्रदेश में मानसून आ जाता है, जिसकी वजह से बारिश होने लगती है। अगर बारिश नहीं भी हो रही है तो दिन में 12-1 बजे तक तेज़ गर्मी होती है और 2-3 बजे के बाद बादल बनने लगते हैं, है ना, और तेज़ी से हवाएं चलने लगती हैं, तो टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है। इसलिए मई में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है और जनवरी में सबसे ज़्यादा ठंड होती है। लास्ट पॉइंट है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापांतर मार्च और अक्टूबर माह में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापांतर, तापांतर का मतलब होता है दिन और रात के तापमान में अंतर। तो आपने देखा होगा मार्च के महीने में और अक्टूबर के माह में दिन के समय काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है। अक्टूबर को तो दूसरी ग्रीष्म ऋतु भी बोलते हैं, क्वार की गर्मी कहते हैं, जो फसल पकने का समय होता है। तो दिन में काफ़ी ज़्यादा गर्म होगा और रात के समय टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाएगा। तो दिन और रात के तापमान में अंतर ज़्यादा आपको मार्च और अक्टूबर में देखने को मिलेगा। इसी को ही तापांतर कहते हैं। तो ये थी दोस्तों ग्रीष्म ऋतु। अब हम बात करते हैं वर्षा ऋतु की। देखिए वर्षा ऋतु 21 जून तक मध्य प्रदेश में निम्न दाब क्षेत्र का निर्माण होता है। 21 जून को जब सूर्य की किरणें मध्य प्रदेश में सीधी पड़ती हैं तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाने की वजह से, तापमान बहुत ज़्यादा होने की वजह से वहाँ की वायु गर्म होकर के ऊपर उठती है और वहाँ पर स्पेस बनता है। वायु ऊपर उठ गई तो स्पेस बन गया और स्पेस को भरने के लिए जो ठंडी वायु है वो मध्य प्रदेश की ओर या भारत की ओर चलने लगती है। उन पवनों को दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवने कहते हैं। तो हमारे यहाँ लो प्रेशर बना, क्योंकि तापमान ज़्यादा होगा तो वायुदाब कम होगा। तो तापमान और वायुदाब में बिल्कुल इन्वर्स रिलेशन है, विपरीत संबंध पाया जाता है। तो 21 जून को मध्य प्रदेश जो है बहुत तेज़ी से गर्म होता है। गर्म होने से वायु गर्म होकर के ऊपर उठती है समान धाराओं के कारण। वायु ऊपर गर्म होकर के ऊपर उठी तो उस जगह को भरने के लिए ठंडी वायु गर्म क्षेत्र की ओर चलती है और ये जो वायु चलती है अरब सागर से चलती है, जिसको हम दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवने कहते हैं। और ये जो दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवने हैं ये हिंद महासागर से चलती हैं। तो हिंद महासागर से बड़ी मात्रा में आर्द्रता लेकर के आती हैं और ये मध्य प्रदेश में खूब वर्षा कराती हैं। तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो 21 जून तक मध्य प्रदेश में निम्न दाब क्षेत्र का निर्माण होता है, जिससे दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें मध्य प्रदेश में आकर वर्षा कराती हैं। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए, जैसे ये देखेंगे भारत का प्रायद्वीपीय भारत है और नीचे यहाँ पर हिंद महासागर है। तो ये हिंद महासागर से दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें इस तरीके से चलती हैं। ये गुजरात है, ये इस तरीके से। तो दक्षिण पश्चिम मानसून इस तरीके से चलती हैं। जब ये चलती हैं तो यहाँ पर नीचे ये केरल से टकराती हैं। केरल से टकराने के बाद, क्योंकि केरल मतलब महासागर से ऊपर उठा हुआ होगा, केरल से टकराने के बाद ये दक्षिण पश्चिम मानसूनी शाखाएं दो भागों में विभाजित हो जाती हैं। एक शाखा जो बंगाल की खाड़ी शाखा कहलाती है और एक मानसून की शाखा अरब सागर शाखा कहलाती है। तो हमारा जो मध्य प्रदेश है दोस्तों, ये अरब सागर मानसून की शाखा और ये जो बंगाल की खाड़ी शाखा है दोनों से वर्षा प्राप्त करता है।
क्योंकि बंगाल की खाड़ी शाखा आगे जाती है और इस तरीके से कोरियोलिस बेल्ट से मुड़ जाती है, इसकी वजह से बारिश होती है। और ये अरब सागर शाखा नर्मदा ताप्ती रिफ्ट घाटी में आकर के इसकी जो एक शाखा है ये ऊपर चले जाती है और एक शाखा नर्मदा ताप्ती रिफ्ट घाटी से इधर पूर्व की ओर मुड़ जाती है। तो ये अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों ही मानसून शाखा से हमारे मध्य प्रदेश में वर्षा होती है, तो याद रखें। लेकिन मध्य प्रदेश में ज़्यादा वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो प्लीज़ इसको आप याद रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की जो औसत वर्षा है दोस्तों 112 सेंटीमीटर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मध्य प्रदेश में 112 सेंटीमीटर वर्षा होती है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा हर साल रिकॉर्ड की जाती है बालाघाट में। बालाघाट सबसे ज़्यादा औसत वर्षा प्राप्त करने वाला जिला है, जबकि सबसे न्यूनतम वर्षा भिंड, भिंड की एक तहसील है दोस्तों जिसका नाम है रोन, तो रोन तहसील में मात्र 55 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई, तो सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है भिंड। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वन टाइम रिकॉर्ड की गई पचमढ़ी में, और पचमढ़ी में रिकॉर्ड की गई थी 199 सेंटीमीटर, तो याद रखें सबसे ज़्यादा वर्षा एक बार पचमढ़ी में रिकॉर्ड की गई 199 सेंटीमीटर, लेकिन सबसे ज़्यादा वर्षा जो हर साल होती है वो बालाघाट जिले में होती है, याद रखिएगा। इसलिए सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया आपको बालाघाट में देखने को मिलेगा। सबसे बड़ा चावल वाला क्षेत्र भी आपको बालाघाट ही है। बालाघाट काली मूछ, आपने चावल का नाम सुना होगा, काली मूछ है, श्री राम है, इस प्रजाति के चावलों का उत्पादन करता है बालाघाट, क्योंकि चावल के लिए ज़्यादा वर्षा की ज़रूरत होती है। मध्य प्रदेश में वर्षा ऋतु को चौमासा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, वर्षा ऋतु को चौमासा कहते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक औसत वर्षा दक्षिण पूर्वी भाग में होती है, तो दक्षिण पूर्वी भाग तो मध्य प्रदेश का जो दक्षिणी हिस्सा है और जो पूर्वी हिस्सा है यहाँ ज़्यादा बारिश होती है। आपको मैं बता दूँ मध्य प्रदेश में, ये मान लीजिए बीच में ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में उत्तर में एक जिला है पन्ना और नीचे एक जिला है बैतूल। पन्ना को बैतूल से एक सम वर्षा रेखा मिलाती है जिसको हम बोलते हैं 100 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। पन्ना को बैतूल से मिलाने वाली जो रेखा है इसके पश्चिम में 100 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, और इस रेखा के पूर्व में जाएंगे तो 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होगी, और ये चावल वाला क्षेत्र होता है। ये देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आइसोहाइट लाइन, सम वर्षा रेखा 100 सेंटीमीटर की आइसोहाइट रेखा मध्य प्रदेश को पूर्वी और पश्चिमी भागों में विभाजित करती है। तो जो 100 सेंटीमीटर वर्षा वाली रेखा है इसके पश्चिम में गेहूं का क्षेत्र है मुख्यतः, और इसके पूर्व में ये चावल वाला क्षेत्र हो जाता है, क्योंकि चावल के लिए ज़्यादा वर्षा की ज़रूरत होती है। तो ये थी दोस्तों वर्षा ऋतु। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, शीत ऋतु की बात करेंगे। तो जो शीत ऋतु है, विंटर सीजन, इसमें क्या होता है, तो सूर्य का जब दक्षिणायन होगा, जैसे मैंने आपको बताया था, सूर्य का दक्षिणायन होते ही मध्य प्रदेश में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने लगती हैं, जिससे तापमान कम हो जाता है और शीत ऋतु का आगमन हो जाता है। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ ही गया होगा कैसे, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ये जो है ये ग्लोब है, ये इक्वेटर है, ये कर्क रेखा है, और उसके नीचे ये मकर रेखा है, और भारत कहाँ पर है, ये कर्क रेखा में है। तो होता क्या है, और यहाँ पर ये सूर्य है, सूर्य की किरणें, अब सूर्य का क्या हो गया, दक्षिणायन हो गया, पहले सूर्य यहाँ था, अब सूर्य यहाँ नीचे आ गया। अब सूर्य यहाँ नीचे आ गया तो दोस्तों सूर्य की किरणें अब दक्षिणी गोलार्ध में सीधी पड़ने लगेंगी। मतलब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है दक्षिणी गोलार्ध में, तो ऑस्ट्रेलिया में क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में शीत ऋतु में आ जाएगी ग्रीष्म ऋतु। हमारे यहाँ जब शीत ऋतु होती है, ऑस्ट्रेलिया में समय ग्रीष्म ऋतु होगी। इसलिए आपको पता होना चाहिए 25 जनवरी को हम क्रिसमस मनाते हैं। क्रिसमस के समय ऑस्ट्रेलिया में, याद रखना, ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु होती है, गर्मी होती है। तो ऑस्ट्रेलिया में जो क्रिसमस मनाया जाता है वो गर्मी में मनाया जाता है, जबकि भारत में 25 जनवरी को, सॉरी 25 दिसंबर को ठंड होती है, क्योंकि सूर्य जो था उत्तरायण जो उत्तर में था वो अब कहाँ चला गया, दक्षिण हो गया, दक्षिण में चला गया, क्योंकि 23 सितंबर के बाद सूर्य विषुवत रेखा से धीरे धीरे नीचे आ जाता है और ये 22 दिसंबर तक नीचे रहता है। तो 22 दिसंबर को हमारे भारत का सबसे छोटा दिन होता है, क्योंकि सूर्य की किरणें सबसे तिरछी भारत में पड़ती हैं, ये भारत है, तो यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रही हैं, इसलिए 22 दिसंबर को भारत के साथ साथ मध्य प्रदेश का भी सबसे छोटा दिन होगा। एक तो सूर्य की किरणें तिरछी भी पड़ेंगी और एक लंबी दूरी तय करना पड़ रहा है। तो दोस्तों मुझे लगता है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो सूर्य जब जैसे जैसे 23 सितंबर के बाद दक्षिण में जाने लगेगा, वैसे वैसे हमारे यहाँ दिन की अवधि जो है छोटी होने लगती है और रात की अवधि बढ़ने लगती है। तो शीत ऋतु में रातें लंबी होती हैं और दिन छोटे हो जाते हैं। और शीत ऋतु का आगमन कैसे हुआ आपको समझ में आ गया होगा। सूर्य जो पहले यहाँ था वो 23 सितंबर के बाद धीरे धीरे दक्षिण में जाने लगा, मतलब उसका दक्षिणायन होने लगा, मतलब मकर रेखा पर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पर सूर्य की किरणें अब सीधी पड़ रही हैं। इसलिए जो ऑस्ट्रेलिया है, अर्जेंटीना है, दक्षिण अफ्रीका है, ये सब दक्षिणी गोलार्ध में है। यहाँ पर आ गई ग्रीष्म ऋतु, जबकि भारत में आ गई शीत ऋतु, विंटर सीजन। तो मुझे लगता है दोस्तों ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं।
मध्य प्रदेश में शीत ऋतु की अवधि नवंबर और फरवरी तक होती है। इसे स्याला के नाम से जाना जाता है। तो मध्य प्रदेश में विंटर सीजन को स्याला कहते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में होने वाली हल्की वर्षा को मावट कहा जाता है। तो विंटर सीजन में आपने देखा होगा जनवरी के माह में कभी कभी पश्चिमी विक्षोभ से हमारे यहाँ बारिश होती है। पश्चिमी विक्षोभ जो भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं, इससे जो वर्षा होती है इसको मावट कहा जाता है। मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा शिवपुरी में रिकॉर्ड की जाती है। तो मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा शिवपुरी में रिकॉर्ड की गई है, याद रखें। मध्य प्रदेश में सबसे कम औसत वर्षा पचमढ़ी में रिकॉर्ड की गई। पचमढ़ी में सबसे ज्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई। दोस्तों ये गलत फैक्ट लिखा हुआ है, थोड़ा सा याद है। सबसे ज्यादा वर्षा पचमढ़ी में रिकॉर्ड की गई। मध्य प्रदेश में लौटते हुए मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा नहीं होती है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना। हमारे यहाँ केवल दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों से वर्षा होती है। हमारे यहाँ लौटते हुए मानसून से वर्षा नहीं होती है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने तीनों ही ऋतुओं की बात की। अच्छा, जो लौटता हुआ मानसून है, याद रखना, उससे तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। जब मानसून लौटता है अक्टूबर नवंबर में, तो तमिलनाडु की कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। हमारे यहाँ वर्षा उस समय नहीं होती। तो इस तरीके से ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु की क्या स्थिति है मध्य प्रदेश में, वो हमने देखा। और हमने मध्य प्रदेश को क्लाइमेट की दृष्टि से 4 पार्ट में विभाजित किया। ये 4 पार्ट जो मैंने आपको बताए: उत्तर का मैदान जहाँ विषम जलवायु, मालवा का पठार जहाँ सम जलवायु, विंध्यन पर्वतीय क्षेत्र और नर्मदा घाटी जहाँ पर ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु में अलग अलग टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा समुद्र से दूरी के आधार पे। तो ये था मध्य प्रदेश की जलवायु। और दोस्तों मुझे लगता है आपको ये समझ में आया होगा। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करें और हमारे वीडियोस लोगों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू।